ये उनके लिए ही है टॉपिक, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक मैजिकल प्रोसेस है। प्लांट किस तरीके से हमारे लिए खाना बनाते हैं। सही। सो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट चैनल पे हैं, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे व्हाट्सएप पे को भी लाजमी ज्वाइन करना है और हमारे अकाउंट्स पे हमें फॉलो भी लाजमी करना है। तो यहाँ पर देखिए फोटोसिंथेसिस। बच्चों, फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर एनर्जी जो पुअर कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि फोटो का मतलब ही क्या है, ये देखें, फोटो का मतलब ही होता है लाइट। याद रखिएगा। स्टूडेंट्स, आप लोग देखें, फोटो का मतलब ही क्या होता है, लाइट होता है। सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक, बनाना। क्योंकि याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि बच्चों एनर्जी पुअर कंपाउंड्स जो होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये दोनों आपस में मिलकर एक एनर्जी को बनाते हैं, एक रिच कंपाउंड को बनाते हैं। पुअर कंपाउंड मिलकर एक रिच कंपाउंड को बनाते हैं। पुअर कंपाउंड कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। देखें बच्चों, याद रखिएगा, फोटोसिंथेसिस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसके अंदर दो पुअर कंपाउंड्स मिलकर और एक रिच कंपाउंड बनाते हैं जो कि एटीपी होता है, ग्लूकोज को बनाते हैं। सही है। सनलाइट की मौजूदगी में, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। सही। बाय द हेल्प ऑफ द क्लोरोफिल। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, इस वजह से ये अपना खाना बनाते हैं। हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं है, इस वजह से हम अपना खाना नहीं बनाते। ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, क्योंकि ये टू मेक अ फूड, ये अपना खाना खुद बनाते हैं। इस वजह से बच्चों हम इसे कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। और हम क्या है? हेटेरोट्रॉफिक है। हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते। हम क्या करते हैं? हम डिपेंड करते हैं कि प्लांट खाना बनाए और हम उसे क्या करें? खा लें, क्योंकि हम क्या है? हेटेरोट्रॉफिक है। ये चीज आपने क्या करनी है? याद रखनी है। अब ये आप एक प्लांट देख रहे हैं, मुझे वैसे ड्राइंग में महारत हासिल तो नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। अब बच्चों, ये क्या है? ये सॉइल है। ये क्या है? ये सॉइल है। अब ये जो सॉइल है, मिट्टी क्या है मेरे बच्चे? ये क्या है? एक तरह की मिट्टी है। अब ये जो सॉइल है, यहाँ से क्या जा रहा है? पानी। क्योंकि बच्चों आखिरकार मिट्टी है, पानी तो आएगा ही, तो यहाँ पर क्या है? पानी है। अब ये जो पानी है, ये जाएगा प्लांट्स की लीव्स में, जाएगा प्लांट्स की स्टीम में, जाएगा प्लांट्स की लीव्स में जाएगा। तो बच्चों याद रखिएगा, प्लांट के क्या होते हैं? स्टोमेटा होते हैं, सुराख प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर। अब बच्चों याद रखें, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ये चीज आपने याद रखनी है। अब लीव्स में जाएगा पानी, रूट्स में, लीव्स में, इस तरीके से जाता रहेगा। और प्लांट क्या लेते रहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और वाटर लेंगे। सही है। तो यहाँ पर क्या बनाएंगे? ग्लूकोज बनाएंगे, यानी कि एक एटीपी बनाएंगे, एक एनर्जी बनाएंगे, एनर्जी की करेंसी बनाएंगे। अब प्लांट क्या करेंगे? इन्वायरमेंट के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और ऑक्सीजन को इन्वायरमेंट के अंदर क्या करते जाएंगे? रिलीज करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे मेरे बच्चे? रिलीज करते जाएंगे। ये चीज आपने क्या करनी है? याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक बार रिव्यू कर देती हूँ। अब देखो बच्चे, ये सॉइल है, सॉइल में से क्या आएगा? पानी आएगा। अब ये वाटर है, प्लांट के अंदर क्या होते हैं? स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोफिल की वजह से वो अपना खाना खुद बनाते हैं, इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफिक कहते हैं। अब यहाँ से जो प्लांट है, इसकी रूट से स्टीम में, लीफ में क्या जाएगा? इस तरीके से पानी जाएगा और प्लांट इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, और हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। लेकिन रात के बाद पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन ले रहे होते हैं, और हम भी। सही है। ये चीज बच्चों आपने क्या करनी? याद रखनी है, आपकी बेस है। उसके बाद है टू स्टेप प्रोसेस। एक इसमें होता है बच्चों लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में। एक होता है डार्क रिएक्शन, जो कि बच्चों में आपको लाइट रिएक्शन पढ़ा दिया है, इसके बाद आएगी वीडियो। और एक बच्चों आपके पास होता है डार्क रिएक्शन, ये भी मैं बनाऊंगी आप लोगों के लिए। लाइट रिएक्शन को बच्चों याद रखिएगा, एमडी स्टूडेंट और नीट स्टूडेंट, अब इसको हम कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों ये लाइट की मौजूदगी में ही हो सकता है, ये चीज याद रखिएगा। और लाइट रिएक्शन को हम
फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं, फोस्फोराइलेशन भी कहते हैं। क्यों फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, ये रीजन भी हम हमें बता दें, वरना हमारा क्या बनेगा। अब फोटोफॉस्फोराइलेशन इस वजह से कहते हैं क्योंकि टू मेक आ एटीपी, यहाँ पर क्या बनती है, एटीपी बनती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ पर एटीपी बनती है। ये चीज मेरे बच्चे याद रखिएगा, ये आप लोगों की बेस है बच्चों, याद रखिएगा ये चीज। यहाँ पर लाइट रिएक्शन में क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं, सन से आने वाली लाइट को कैप्चर करते हैं। लाइट को कैप्चर करने के बाद बच्चों वहां पर एक क्लस्टर, एक जोड़ा बन जाता है, उसे हम कहते हैं फोटोसिस्टम। एक फोटोसिस्टम 1 होता है, एक फोटोसिस्टम 2 होता है लाइट रिएक्शन के अंदर। थोड़ा सा मैं रिव्यू दे रही हूँ। फोटोसिस्टम 1 जो होता है वो लार्ज वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है, और फोटोसिस्टम जो 2 होता है वो स्मॉल वेवलेंथ को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। फोटोसिस्टम के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक एंटीना कॉम्प्लेक्स और दूसरा रिएक्शन सेंटर, जहां पर क्या होता है, रिएक्शन परफॉर्म होता है। और लाइट रिएक्शन के बच्चों याद रखिएगा 2 पाथवेज होते हैं, एक नॉन साइक्लिक और एक साइक्लिक होता है। नॉन साइक्लिक साइकिल मैनर पे नहीं घूमता, और साइक्लिक साइकिल मैनर पे क्या करता है, घूमता है। ये चीज आपने याद रखनी है। आई होप आपको ये रिव्यू पसंद आया हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। अब ये क्या है, एक होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन के अंदर मेरे बच्चे इसको कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ये लाइट पे डिपेंड करता ही नहीं है, और इसे आप केल्विन साइकिल भी कहते हैं। क्यों केल्विन साइकिल कहते हैं, क्योंकि ये इसका नाम क्या है, एक साइंटिस्ट की बेस पर है। सही, केल्विन साइकिल के अंदर भी बच्चों 3 इसके फेजेस होते हैं। एक कार्बोजाइलेशन होती है, एक बच्चों आप लोगों के पास रीजनरेशन की फेजेस होती है, ऐसी बच्चों आपके पास 3 फेजेस होती हैं। ये चीज याद रखिएगा। यहाँ पर बच्चों एक रोबिस्को एंजाइम होता है जो कि नेचर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमने क्या करना होता है, यहाँ पर रोबिस्को बनवाना होता है, यूज कर कार्बन 3 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं। इस तरीके से 9 एटीपी बनते हैं डार्क रिएक्शन के अंदर। उसके बाद बच्चों याद रखिएगा एक फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल के लिए 9 एटीपी और 6 NADPH के मॉलिक्यूल्स, NADPH2 के मॉलिक्यूल्स। और लाइट रिएक्शन के अंदर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो एटीपी बनता है, NADPH2 बनता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन बनता है। ये चीज आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। और यहाँ पर क्या बनते हैं, 9 एटीपी और 6 NADPH। अगर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की बात करें तो वो 12 एटीपी लगेंगे, और उसको बना और इसमें 12 NADPH2 के मॉलिक्यूल्स लगेंगे। आई होप आपको फोटोसिंथेसिस का लेक्चर बहुत पसंद आया हो। एक रिव्यू कर लें, ये एक ऐसा बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसमें पुअर मॉलिक्यूल्स मिलकर एक लार्जर मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। उसको सिंप्लीफाई हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। इसके 2 प्रोसेस होते हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को लाइट की जरूरत होती है, डार्क रिएक्शन को लाइट की जरूरत नहीं होती। बाय बाय मेरे बच्चे। लाइट रिएक्शन क्या होता है याद रखिएगा स्टूडेंट्स, गौर कीजिएगा टॉपिक के ऊपर। सो स्टूडेंट्स, बोर्ड आई होप आपको सही नजर आ रहा हो। तो लाइट रिएक्शन को आप कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। क्यों लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि ये लाइट की मौजूदगी में ओकर होता है। और 2 रिएक्शंस होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन जो कि लाइट की मौजूदगी में होता है, और ये एक होता है डार्क रिएक्शन। ये भी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। डार्क रिएक्शन क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है, इसे लाइट की जरूरत नहीं होती, और इसे हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट की बेस पर हमें कहते हैं। ये सब पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन इट इज आल्सो कॉल्ड अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। और याद रखिएगा लाइट रिएक्शन को हम दूसरा कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड अ फोस्फोराइलेशन। इट इज आल्सो कॉल्ड अ फोस्फोराइलेशन। फोस्फोराइलेशन, फोस्फोराइलेशन का मतलब है टू मेक अ एटीपी, टू मेक अ एटीपी, क्योंकि इस रिएक्शन में आपकी एटीपी बनती है। क्या बनती है, एटीपी बनती है। एटीपी क्या होती है याद रखिएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सही, इसकी फुल फॉर्म है, यहाँ मुझे बता सकते थे। अब देखिए लाइट रिएक्शन को लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। क्यों मैम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें लाइट की जरूरत होती है। और याद रखिएगा दूसरा हम इसे इट इज आल्सो कॉल्ड अ फोस्फोराइलेशन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या बनती है, आपकी एटीपी बनती है। सही, ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद
ये रिएक्शन होता कहाँ पर है? मैम आप बताएं ये रिएक्शन कहाँ पर होता है? बच्चों ये होकर होता है ग्रेनम ऑफ थाइलाकॉइड। अब आपने देखा होगा क्लोरोप्लास्ट, आपने देखा होगा क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में याद रखिएगा कुछ थाइलाकॉइड्स होते हैं, थाइलाकॉइड्स, और एक स्टेट्स भी बनता है, इन पूरे का एक ग्रेना भी बनता है, ये भी आपने आया हो क्लोरोप्लास्ट में पढ़ा हो। तो ये रिएक्शन कहाँ पर होता है, कहाँ पर इनिशिएट होता है? जो थाइलाकॉइड की ये जो पूरे मिलकर 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 एक ग्रेना बनाते हैं, उसके अंदर ये रिएक्शन होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद इट इज इनिशिएट व्हेन फोटोसिंथेसिस पिगमेंट कैप्चर द लाइट। ये प्रोसेस तब होकर होता है जब जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं वो लाइट को अपने अंदर क्या करें, कैप्चर करें, लाइट को अपने अंदर क्या करें, कैप्चर करें। उसके बाद याद रखिएगा फोटोसिंथेसिस पिगमेंट का एक क्लस्टर, एक जोड़ा बनता है, एक क्लस्टर बनता है और ग्रुप बनता है। उस क्लस्टर और उस जोड़े को, ग्रुप को हम कहते हैं फोटोसिस्टम। क्या बोलते हैं? फोटोसिस्टम। लाइट रिएक्शन के अंदर दो फोटोसिस्टम काम करते हैं, एक फोटोसिस्टम 1, एक होता है फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम जो 1 होता है वो लार्ज वेवलेंथ वाली जो लाइट होती है, 700 नैनोमीटर वाली लाइट जो होती है उसको एब्जॉर्ब करता है, और जो फोटोसिस्टम 2 होता है ये जो शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट होती है उनको एब्जॉर्ब करता है। आई होप यू अंडरस्टैंड विल एंड विल। तो यहाँ पर देखिए जो आपका फोटोसिस्टम है उसके दो पार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, सही। एक होता है एंटीना कॉम्प्लेक्स, एंटीना कॉम्प्लेक्स को हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, ये चीज आपने याद रखनी है। और एक इसके अंदर होता है रिएक्शन सेंटर, जहां पर आकर हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। ये सब हम पढ़ेंगे, अभी मैं रिव्यू दे रही हूँ इसका। उसके बाद है रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर के अंदर आपके क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ये आई होप आपने रिव्यू कर लिया हो। आई होप आप लोगों को ये चीजें सारी अंडरस्टैंड हो। तो चले आगे चलते हैं स्टूडेंट, गौर कीजिएगा मैं क्या कहना चाहती हूँ। आई एम टेलिंग विथ यू। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देखें, ये एक क्या है, लेयर है। ये किसकी लेयर है? प्रोटीन्स की। किसकी लेयर है? प्रोटीन्स की लेयर है, प्रोटीन। ये देखें, दिस इज द लेयर ऑफ द प्रोटीन। याद रखिएगा मेरे बच्चे, ये क्या है? रिएक्शन सेंटर है। और ये यहाँ पर क्या है? यहाँ पर भी पिगमेंट्स होंगे, क्लोरोफिल ए के ये क्या है? पिगमेंट्स है। ये क्या है? पिगमेंट्स है। और ये क्या है मेरे बच्चे? ये सन है। सन से क्या आएगी? लाइट आएगी। सन से क्या आएगी मेरे बच्चे? लाइट आएगी। और ये लाइट आकर लगेगी किसको? पिगमेंट्स को लगेगी। देखें, सूरज से आएगी, सन बाबा से आएगी, सन बाबा से आएगी लाइट। अब ये सन बाबा लाइट फेंकेगा, सबसे पहले इस लेयर को लगेगी, सबसे पहले इस लेयर को लगेगी। और जो लेयर किसकी होगी? प्रोटीन की होगी, सही। उसके बाद ये लगेगी पिगमेंट्स को। अब जैसे लाइट पिगमेंट्स को लगती है तो ये जो पूरा हिस्सा होता है इसे आप एंटीना कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं और लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी आप लोग इसे कहते हैं। ये कभी मत भूलना, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। उसके बाद जो लाइट है वो आती है रिएक्शन सेंटर में। अभी हम पढ़ने वाले दो पाथवे, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। उसके बाद बोर्ड को रिमूव करते हैं, केमियोसिस भी अभी पढ़ने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों ने देखना है ये क्या है? रिएक्शन सेंटर है। रिएक्शन सेंटर में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के क्या पाए जाते हैं? मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। और क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल्स पर जैसे ही लाइट लगती है बच्चे, जैसे लाइट लगती है तो ये क्लोरोफिल ए के जो मॉलिक्यूल्स है तो ये क्या चल जाते हैं? ये ऊपर चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। और यहाँ पर लगा होता है मतलब कि एक एक्सेप्टर लगा होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर लगा होता है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। वो यहाँ से इसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। अभी हम प्रोसेस समझने वाले हैं, अभी तो सिर्फ हम रिव्यू कर रहे थे। अब बोर्ड को रिमूव कर हम आगे भी इसको पढ़ेंगे। लेकिन मैं एक बार और बच्चा आप लोगों को बता देती हूँ मैंने आपको क्या बताया। देखिए, ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मेरे बच्चे की प्रोटीन की लेयर है। आई होप आप देख रहे हैं। अब याद रखिएगा मेरे बच्चे, यहाँ पर क्या है? पिगमेंट्स है। यहाँ पर भी पिगमेंट्स, यहाँ पर भी पिगमेंट्स। पिगमेंट्स क्या होते हैं मैम? जो कि लाइट जहां से बच्चों कंटेन होती है, मतलब कि कलर्स देते हैं, जो कलर्स देते हैं उन्हें आप पिगमेंट्स कहते हैं। पत्ता
आपको ग्रीन कलर देता है कि उसके अंदर पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट मौजूद है। इस तरीके से अब देखिए मेरे बच्चे, ये क्या है? पिगमेंट है। ये लाइट लगी प्रोटीन की लेयर पे लगी, प्रोटीन की लेयर के बाद वो लगी पिगमेंट्स पे, पिगमेंट्स पे लाने के बाद वो रिएक्शन सेंटर में क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स क्लोरोफिल ए के मूव करेंगे और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उन्हें क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड विल एंड विल। तो याद रखिएगा, मैं एक बार और रिव्यू कर रही हूँ आप लोगों के लिए, बस आप लोगों के लिए। देखिए, लाइट रिएक्शन को आप लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये लाइट की मौजूदगी में होता है। याद रखिएगा, जब ये तब इनिशिएट होता है जो फोटोसिंथेसिस, जो पिगमेंट्स है वो लाइट को क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं, तब ये फेनोमेना होता है। और ये क्या होता है? ग्रुप्स होता है। किसका? क्लस्टर होता है। उस ग्रुप और क्लस्टर को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिस्टम कहते हैं। ये क्लियर है? अब हम रिमूव करके साइक्लिक पाथवे और नॉन साइक्लिक पाथवे की तरफ चलने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं लाइट रिएक्शन के पाथवेज के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आपका लाइट रिएक्शन है उसके दो पाथवेज होते हैं, एक साइक्लिक होता है और दूसरा नॉन साइक्लिक होता है। कहीं कहीं बुक्स लिखती है साइक्लिक को और कोई बुक लिखती है नॉन साइक्लिक को। तो पाकिस्तान और इंडिया जो भी बचे हैं उन्हें दोनों को पढ़ने की जरूरत है, दोनों इंक्लूडेड है आप लोगों के। तो देखिए यहाँ पर नॉन साइक्लिक पाथवे क्या होता है? दो पाथवेज होते हैं लाइट रिएक्शन के, हमेशा याद रखिएगा। नॉन साइक्लिक पाथवे एक ऐसा पाथवे होता है, याद रखिएगा, जहां पर ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रॉन होती है, ट्रांसपोर्ट होती है इलेक्ट्रॉन की, लेकिन डज नॉट मूव अ साइकिल। यानी कि जो एक प्रोडक्ट है वो बन गया है और दोबारा वो साइकिल्स में मूव नहीं करेगा। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट होगी, लेकिन वो गोल गोल चक्कर नहीं लगाएंगे, साइकिल नहीं होगी यहाँ पर। और यहाँ पर बच्चों प्रोडक्ट भी बनेंगे नॉन साइक्लिक में। एक याद रखिएगा, एक बनेगा आप लोगों के पास एटीपी, एक बनेगा NADPH2, दो बनेंगे प्रोडक्ट जो के काम के होंगे। और जो एंड प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा वो आप लोगों के पास क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा? ऑक्सीजन बनेगा। याद रखें यहाँ पर। अब इसका मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, फिर केमियोसिस पढ़ेंगे जिन जिनकी बुक्स में गिवन है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये फोटो सिस्टम 2 है, ये फोटो सिस्टम 1 है। और ये जो फोटो सिस्टम 2 है ना, याद रखिएगा, ये साइंटिस्ट की बेस पर हम फोटो सिस्टम 2 पहले डिस्कवर हुआ है और फोटो सिस्टम 1 जो है वो बाद में। आप नाम पर घबराइएगा मत, घबराना नहीं है आप लोगों ने, समझे ना आप लोग। तो यहाँ पर देखें, फोटो सिस्टम 1 बाद में डिस्कवर हुआ, इस वजह से हम इसे बाद में लिखते हैं, और ये पहले डिस्कवर हुआ, इस वजह से हम इसे पहले लिखते हैं। समझे आप? अब यहाँ पर देखें, फोटो सिस्टम जो है उसके अंदर याद रखिएगा, ये वाला हिस्सा एंटीना कॉम्प्लेक्स या लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये आपका बीच वाला हिस्सा होता है, ये रिएक्शन सेंटर होता है। यहाँ पर क्या होते हैं? क्लोरोफिल A, B के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, अभी बताया था। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट होते हैं और यहाँ पर जाते हैं प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, वो उसे एक्सेप्ट करता है। अब बच्चों, दो इलेक्ट्रॉन जब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे एक्सेप्टर, तो उन्हें एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो अभी हम क्या करेंगे? तो बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल होगा, उसे हम तोड़ेंगे और एक दो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में तोड़ेंगे, और वो टूटेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स में। अब हमें तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। और बच्चों इस वजह से यहाँ पर जो आपकी ऑक्सीजन होगी वो इन्वायरमेंट के अंदर क्या हो जाएगी? डिफ्यूज हो जाएगी। किसके अंदर डिफ्यूज होगी? इन्वायरमेंट के अंदर। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर होगी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। पूछा जाएगा कि जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो नॉन साइक्लिक पाथवे में ऐसा क्या होता है फोटो सिस्टम 2 में? तो आप बोलेंगे वहां पर वाटर की फोटोलाइसिस हो जाती है, वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है और यहाँ पर फिर से 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। उसके बाद आगे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं फॉस्फोक्वाइनिन, प्लास्टोक्वाइनिन, फिर इसको आप प्लास्टोक्वाइनिन पढ़ते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइटोक्रोम में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाते हैं प्लास्टोसाइनिन में। क्लियर है? उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके मूव करेंगे फोटो सिस्टम 1 की तरफ। अब ये जो फोटो सिस्टम 1 है, यहाँ पर भी एक रिएक्शन सेंटर है और रिएक्शन सेंटर के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन से यहाँ से भी बच्चों इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और यहाँ पर एक और बच्चों प्रोसेस है, एक और है, ये जाते हैं फेरोडॉक्सिन में।
फेरोडॉक्सिन में जाते हैं। सही, ये फेरोडॉक्सिन है। उसके बाद बच्चों यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स NADP और प्लस हाइड्रोजन होता है, फिर वो कन्वर्ट होता है NADPH में। बच्चों ये जो मॉलिक्यूल्स है ये रेड्यूसिंग पावर रखने वाले हैं। ये रेडियली बच्चों अवेलेबल होते हैं केल्विन साइकिल, जो आप पढ़ेंगे डार्क रिएक्शन में, वहां पर इनका बहुत बड़ा बच्चों क्या होगा, रूल और रेगुलेशंस वहां पर की जाएंगी इसके अंदर। समझे आप लोग? तो चले आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होता है, इसे भी पढ़ लेते हैं हम लोग। पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होता है। याद रखिएगा ये एक ऐसा पाथवे होता है जहां पर जो फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम बैक हो जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन जाते हैं फिर उसी जगह पर दोबारा क्या आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं साइकिल्स में। सही, फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कम बैक होते हैं, दे वर लॉस्ट, दोबारा वापस आ जाते हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को? यहाँ पर देखते जाएं। अब स्टूडेंट्स वो ही प्रोसेस है, यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है। ये वायर वाला हिस्सा क्या है, एंटीना कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। लाइट सबसे पहले, या आप इसे कह सकते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी आप लोग इसे कह सकते हैं। एज यू विश बच्चा, आप जो भी कहें इसमें कोई बात नहीं है, दोनों में से बस दोनों नामों के बारे में थोड़ा इल्म होना चाहिए। उसके बाद लाइट यहाँ पर भी आके पड़ती है, सन बाबा यहाँ पर भी आ जाते हैं और यहाँ पर रोशनी अपनी देते हैं, तो यहाँ पर लगती है एंटीना कॉम्प्लेक्स के ऊपर। उसके बाद यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्लोरोफिल A क्लोरोफिल B के मॉलिक्यूल्स होते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, दोबारा से क्या करेंगे, एक्साइट होंगे और जाएंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास। उसके बाद बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जाएंगे फेरोडॉक्सिन के पास। अब ये साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो होता क्यों है, जब नॉन साइक्लिक पाथवे है इस वजह से होता है क्योंकि कभी कभी हमारा जो नॉन साइक्लिक पाथवे है वो खराब हो जाता है। किसकी वजह से खराब हो जाता है, यानी कि उसमें कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है। अब जैसा कि इंसान है वो आता है दुनिया में, फिर जब उसका ज्यादा वक्त हो जाता है तब यानी कि उसके सिस्टम्स खराब हो जाते हैं बॉडी के अंदर, कभी किडनी फेल हो गई, कभी लिवर फेल हो गया, ये सारे सिस्टम। इस तरीके से बच्चों यहाँ पर भी है कि वक्त गुजरने के साथ साथ इनकी टाइमिंग हो जाती है। इस वजह से बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस वजह से ये हम साइक्लिक पाथवे चलाते हैं क्योंकि लो एटीपीज होती हैं। हमें केल्विन साइकिल भी तो चलानी है, केल्विन साइकिल के लिए बहुत कम एटीपी होती हैं और बहुत कम एटीपी होने की वजह से यहाँ पर हम करते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद NADPH की एक्यूमुलेशन भी क्या होती है, कम होती है, इस वजह से भी हम ये वाला पाथवे इस्तेमाल करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद है यहाँ पर वही इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुए और जाएंगे फेरोडॉक्सिन। याद रखिएगा, फिर फेरोडॉक्सिन से ये प्रोसेस याद रखना है। देखिए ये जो साइक्लिक पाथवे है इसमें आएगा सबसे पहले FD, फेरोडॉक्सिन में जाएंगे, ये वाला प्रोसेस नहीं प्लास्टोकाइनिन, इसके अंदर नहीं जाएंगे, फेरोडॉक्सिन, फिर साइटोक्रोम C याद कीजिएगा और फिर PC याद, प्लास्टोसाइनिन याद कीजिएगा। ये 3 आते हैं, इनको मत भूलिएगा। हाँ, ये 3 प्रोसेस से गुजरता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम यहाँ पर थे कि साइक्लिक इलेक्ट्रॉन पाथवे वो पाथवे होता है जहां पर फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन बच्चों एक बार जिस जगह पे आते हैं दोबारा वही जगह पर आ जाते हैं। सही, हम ये पढ़े थे। देखिए मैंने आपको कई सारी चीजें बता दी थी, लेकिन मैं आप लोगों को दोबारा से एक बार बताऊं। देखिए भाई, ये क्या है, आप लोगों के पास प्रोटीन की लेयर थी। सही, ये सन की रोशनी आकर यहाँ पर पड़ी और ये जो जगह है वो है एंटीना कॉम्प्लेक्स, जिसे आप लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। उसके बाद ये रिएक्शन सेंटर था, यहाँ पर लाइट लगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गए। उसके बाद प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? नीट एंड एमडी गेट फ्यूचर डॉक्टर्स। तो यहाँ पर वो गए फेरोडॉक्सिन के पास और वो फिर गए साइटोक्रोम, फिर जाएंगे प्लास्टोसाइनिन के पास। उसके बाद इलेक्ट्रॉन दोबारा फोटो सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। ये प्रोसेस होता है फोटो सिस्टम 1 के अंदर, जब फोटो सिस्टम 2 खराब हो जाता है। सही है, तो यहाँ पर बच्चों याद रखिएगा एटीपी यहाँ पर बनती है, एटीपी। सही, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर NADPH भी नहीं बनता और ऑक्सीजन
प्रोड्यूस प्रोसेस भी नहीं होता। ये दोनों चीजों को ना आपने कहीं लिख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्लियर हुआ? यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर देखो कि जो नॉन साइक्लिक आपका पाथवे, आप इसका फेनोमेना पढ़ें, आप इसके बारे में स्टडी करें। अब ये फोटो सिस्टम 1 को एक बार और मैं पढ़ा दूं। फोटो सिस्टम 1, यहाँ पर भी लाइट लगेगी, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पर हम क्यूमियोसिस को भी पढ़ लेते हैं। क्यूमियोसिस का फेनोमेना भी बिल्कुल इसी तरीके से, लेकिन आपने देखना है यहाँ पर ये फोटो सिस्टम 2 है, ये फोटो सिस्टम 1 है। जरा गौर कीजिएगा मेरे बच्चे यहाँ पर। अब फोटो सिस्टम 2 के अंदर आई, लाइट लगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में गए और यहाँ पर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर हो गई रिएक्शन सेंटर के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉन की फोटोलाइसिस करवाई, वाटर के मॉलिक्यूल टूटे, 2 हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में और 2 इलेक्ट्रॉन्स पे टूट गए। समझे आप लोग? समझे ना? यहाँ पर इस वजह से करवाइए ताकि हमें इलेक्ट्रॉन्स मिल सके। उसके बाद प्लास्टोक्वाइनिन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन इनके अंदर जाएंगे। यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को कुछ वेस्ट करेंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन इस जगह पे बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये प्रोसेस आई होप आपको याद हो। यहाँ पर फिर हाइड्रोजन आयन की इलेक्ट्रॉन जैसे ही अपनी एनर्जी को गेन करते जाएंगे, लॉस करते जाएंगे, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो फोटो सिस्टम 1 के पास तो हाइड्रोजन जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन भी तो होते हैं, तो जा ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास क्या होगा? एक एटीपी सिंथेज होगा। सिर्फ ये एटीपी सिंथेज के अंदर जा सकते हैं, और एटीपी के साथ देखें भाई, एटीपी सही। तो बच्चों एटीपी जो है, यहाँ पर बच्चों अपने आप को एटीपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हाइड्रोजन सिर्फ एटीपी सिंथेज के पास आ सकते हैं, यही उनके पास रास्ता है। तो यहाँ पर आके वो क्या बनाएंगे? एटीपी बनाएंगे, और वही फोटो सिस्टम 1 के अंदर जो बाकी इलेक्ट्रॉन्स है वो इसके अंदर जाएंगे। और यहाँ पर बच्चों याद रखिएगा ये वाला प्रोसेस सही, फोटो सिस्टम 1 के अंदर आएंगे। अब फोटो सिस्टम 1 में आने के बाद, फोटो सिस्टम 1 में जब आ जाएंगे तो वहां पर दोबारा से फेरोडॉक्सिन में जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, फिर NADP, फिर H+, यहाँ पर यही प्रोसेस होगा। लेकिन यहाँ पर इतनी जगह पे आपने हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, फिर एटीपी साइंटिस्ट उसे एक्सेप्ट करता है और एटीपी बनाता है। इतना आप लोगों ने क्या करना है? याद रखना है। अब क्यूमियोसिस क्या होती है? क्यूमियोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है, याद रखिएगा, जहां पर आपके हाइड्रोजन मूव करते हैं सेमी परमिएबल जो मेम्ब्रेन होती है वहां से। ये चीज आपने याद रखनी है। थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल बच्चों जो आपका ग्रेडियंट होता है उसमें से। आप इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा लिख लें, मैं आपको वैसे ही बता दी है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में और बता देती हूँ। क्यूमियोसिस याद रखिएगा, क्यूमियोसिस क्या होती है? मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ये चीज आपने याद रखनी है। थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ये चीज आपने क्या करनी है? याद रखनी है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन आयन की मूवमेंट होगी कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, उसे हम कहते हैं क्यूमियोसिस। क्या बोलते हैं? क्यूमियोसिस का प्रोसेस कहते हैं उसे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये लाइट रिएक्शन आपको अच्छे तरीके से, ये मीन्स अब हम पढ़ने वाले हैं डार्क रिएक्शन के बारे में। डार्क रिएक्शन थोड़ी सीधी सी टर्म है, इस वजह से डार्क रिएक्शन को हम कहते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। जो हमारे लाइट रिएक्शन था वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन था, वो लाइट की मौजूदगी में हो रहा था। लेकिन जो डार्क रिएक्शन है उसके लिए हमें लाइट की जरूरत नहीं होती, वो लाइट के बिना रिएक्शन होता है। और लाइट रिएक्शन को दूसरा बच्चों कहते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड अ केल्विन साइकिल। क्योंकि केल्विन साइकिल इस वजह से डार्क रिएक्शन को बोलते हैं क्योंकि साइंटिस्ट की बेस पर हम इसे कहते हैं, क्योंकि इसको जो डिस्कवर किया था वो सर केल्विन ने किया था। सही है, डार्क रिएक्शन आई होप आपको क्लियर हो, सर केल्विन ने किया था। उसके बाद बच्चों याद रखिएगा जो डार्क रिएक्शन होता है, अब लाइट रिएक्शन की हमारे पास प्रोडक्ट बना था, एटीपी बना था। एटीपी
रिएक्शन के अंदर। और जो NADPH है, NADPH है, ये क्या है, रेड्यूसिंग कंपाउंड है। ये भी हमारे पास बना था और साथ में एक वेस्ट प्रोडक्ट बना था लाइट रिएक्शन में, वो क्या था, ऑक्सीजन था। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब बच्चों जो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स बने हुए हैं, क्योंकि डार्क रिएक्शन के अंदर तो लाइट रिक्वायर है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, जो लाइट रिएक्शन के बने हुए प्रोडक्ट है उनको अपने अंदर लेगा। जो लाइट रिएक्शन के ATP और NADPH है, देखिए मेरे बच्चे गौर करें, ये जो लाइट रिएक्शन के ATP और NADPH है, ये जाएंगे बच्चों केल्विन साइकिल। अब ये केल्विन साइकिल क्या है, डार्क रिएक्शन वाली वही केल्विन साइकिल है। इसके अंदर जाके ATP और NADPH क्या हो जाएंगे, यूटिलाइज हो जाएंगे। और ये जब केल्विन साइकिल के अंदर यूटिलाइज हो जाएंगे कंपाउंड्स, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड आगे फिर फिक्स हो जाएगी एक शुगर के मॉलिक्यूल में। इसको हम कहते हैं फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। एक बार और सुन ले, फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। एक बार और रिवाइज करूंगी, काफी बच्चों को समझ नहीं आता। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बार और देखें, अगेन आई कैन टेल यू कि यहाँ पर मेरे बच्चे गौर से देखना है, कोई चीज मिस नहीं करनी। देखिए ये देखिए, जो लाइट रिएक्शन था उसके कुछ प्रोडक्ट्स बने थे, एक ATP बना था और एक NADPH बना था। ये दोनों इसके क्या बने थे, प्रोडक्ट्स बने थे, सही। अब ये जाके केल्विन साइकिल के अंदर क्या होंगे, यूटिलाइज होंगे। और जैसे ये केल्विन साइकिल के यूटिलाइज होंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिक्स होंगे और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाएगी फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड एक शुगर के मॉलिक्यूल में। तो यही बच्चों आपका प्रोसेस होता है, लेकिन हम आगे स्टडी करते हैं। स्टूडेंट देखिए, जो केल्विन साइकिल होती है उसमें यूज होती है केमिकल एनर्जीज। वो केमिकल एनर्जीज कौन सी होती है, यही एक ATP होता है और एक NADPH होता है। ये एनर्जीज क्या होती है, जो यूज होती है ATP और NADPH, और रिड्यूस करती है कार्बन डाइऑक्साइड को, और कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर वो फिक्स हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड शुगर के साथ। वो शुगर को हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड कहते हैं। क्लियर है। उसके बाद देखें, ये एनाबॉलिक प्रोसेस है। एनाबॉलिक का मतलब क्या है, दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, फॉर एग्जांपल दो मॉलिक्यूल कोई भी आपस में मिल रहे हैं, दो मॉलिक्यूल A मॉलिक्यूल प्लस B मॉलिक्यूल, ये दोनों मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल C को बना रहे हैं। तो ये क्या है, एनाबॉलिक प्रोसेस। दो छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल को बना रहे हैं, तो ये मेरे बच्चे क्या होगा, एनाबॉलिक प्रोसेस होगा। ये चीज आपने याद रखनी है। जब कार्बन बच्चों इंटर होता है केल्विन साइकिल में, तो वो फॉर्म बनता है कार्बन डाइऑक्साइड की, और लीव जो होता है इन द फॉर्म ऑफ द शुगर। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, एक चीज आपने याद रखनी है, हम यहाँ पर थे, आवाजें इतनी आ रही थी। अब स्टूडेंट देखें, ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस था, यहाँ पर कार्बन इंटर होगा केल्विन साइकिल के अंदर, और उसके बाद वो फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को इन द फॉर्म ऑफ द शुगर। यहाँ देखें, यहाँ पर कार्बन इंटर होगा, और कार्बन क्या होगा, इंटर होने के बाद एक फॉर्म लेगा कार्बन डाइऑक्साइड की, और फिर वो फिक्स हो जाएगा किसके साथ, शुगर के साथ फिक्स हो जाएगा। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोड्यूस डायरेक्टली केल्विन साइकिल में, देखें कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम केल्विन साइकिल इज एक्चुअली नॉट ग्लूकोज बट 3 कार्बन शुगर। यानी कि कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली केल्विन साइकिल के अंदर कंप्लीटली ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नहीं बनता, एक 3 कार्बन कंपाउंड शुगर बनता है, जिसे हम फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड कहते हैं। अब जो नेट सिंथेसिस करते हैं हम एक मॉलिक्यूल, यानी कि अगर हमने बनाना है एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, देखिए एक मॉलिक्यूल बनाना है फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड जो कि एक शुगर है, उसके लिए जो केल्विन साइकिल है वो 3 बार कुछ इस तरीके से मेरे बच्चे क्या होगी, रोटेट होगी। 3 मर्तबा ये प्रोसेस चलेगा, 3 मर्तबा बच्चों ये केल्विन साइकिल क्या होगी, रोटेट होगी। इतना क्लियर है, इतना डाइजेस्ट कर पा रहे मेरे बच्चे। देखिए क्या बोला, एक फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को बनने के लिए केल्विन साइकिल को 3 मर्तबा घूमना पड़ेगा, और तीनों मर्तबा एक कार्बन फिक्स होगा। यहाँ पर आपने देखना है कि एक जो है केल्विन साइकिल, उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल फिक्स होगा, फिर दूसरी चलेगी उसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल फिक्स होगा, फिर तीसरी चलेगी उसमें फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल क्या होगा, फिक्स होगा। इतना क्लियर कर पा रहे हैं, तो चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो केल्विन साइकिल है इसकी 3 फेजेस हैं, एक कार्बन फिक्सेशन, एक रिडक्शन, और एक क्या होती है, रीजनरेशन होती है। अब ये सारे प्रोसेस को पढ़ने से पहले आप लोगों को इसकी बिग डायग्राम का पता होना चाहिए। अब मेरे स्टूडेंट्स देखें,
हमारे पास रिक्वायर होता है एक 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल जिसका नाम होता है रुबुलोज बाइफॉस्फेट, RUBP। RUBP हमारे पास होता है, सही। 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल होता है यहाँ पर, क्लियर है। अब ये जो 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, हमें दोबारा से इसको बनाना है, दोबारा से बनाना है। ये मौजूद है हमारे पास, मौजूद है 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, लेकिन हमारा जो फॉस्फोग्लिसरॉल एल्डिहाइड है वो कितने हैं? 3 मर्तबा केल्विन साइकिल घूमेगी, फिर एक मॉलिक्यूल बनेगा। देखे ना, 1 मॉलिक्यूल PgN टेक प्लेस इन 3 टाइम, क्योंकि एक केल्विन साइकिल में एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, 2 में दूसरा, फिर तीसरा, इस तरीके से हमने याद रखना है। अब ये रुबुलोज बाइफॉस्फेट हमारे पास मौजूद होता है, लेकिन हमें तो सिर्फ 3 फॉस्फोग्लिसरॉल एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बनाने हैं। उसके लिए मैं इस 5 जो रुबुलोज बाइफॉस्फेट उसमें से 3 लूंगी, सही। यहाँ पर अब कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लूंगी? जो कि ये प्रोसेस चले, यानी कि मुझे कार्बन डाइऑक्साइड भी मेरे बच्चे लेनी पड़ेगी ना, तो मैं कहां से लूंगी उसे? स्टूडेंट्स, मैं उसे लूंगी एनवायरमेंट से। 3 मॉलिक्यूल जो कार्बन डाइऑक्साइड से के हैं वो मैं लूंगी एनवायरमेंट से। ये चीज आपने याद रखनी है, कहां से लूंगी? एनवायरमेंट से लूंगी, सही। अब मैंने ये ले लिए। अब याद रखिए मेरे बच्चे, यहाँ पर एक एंजाइम होगा, इसको हम कहते हैं रूबिस्को। अब ये जो रूबिस्को एंजाइम होगा, ये आगे इन दोनों को क्या करवाएगा? ट्रैवल करवाएगा मॉलिक्यूल्स को। तो यहाँ पर क्या बनेंगे? 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। पहले कितने थे? 3 से रूबिस्को ने इसको फिक्स किया, रूबिस्को यहाँ पर फिक्स करेगा केल्विन साइकिल में, ये एंजाइम है। तो बच्चों यहाँ 6 मॉलिक्यूल्स बन गए, और ये जो 6 मॉलिक्यूल्स बने हैं, ये 6 क्या है? अनस्टेबल मॉलिक्यूल हैं। तो ये आपस में 6 हैं, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? 3 ब्रेक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे। बाकी जो 3 मॉलिक्यूल हैं, वो दूसरे 3 मॉलिक्यूल के साथ दोबारा 3 टूट गए थे ना, फिर 3 बचे थे, फिर 3 मॉलिक्यूल दोबारा किसमें हो जाएंगे? 6 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो लेकिन हमने तो सिर्फ 3 फॉस्फोग्लिसरॉल एल्डिहाइड बनाने केल्विन साइकिल में, तो यहाँ पर हम 3 ले रहे हैं। और एक साइड क्या होगा? अगर फॉस्फेट ग्रुप होता है तो हम उसे कहते हैं फॉस्फोग्लिसरेट, हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलेट। ओके, यहाँ पर इसके साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड हो जाता है। ये प्रोसेस बात करें है कार्बन फिक्सेशन की। कार्बन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर बच्चों आपका याद रखें, इसके अंदर आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक ऑर्गेनिक मटेरियल बन जाती है। ऑर्गेनिक मटेरियल का पार्ट बन रही है यहाँ पर, सही। इस प्रोसेस में ये प्रोसेस यहाँ तक क्या होगा? कार्बन फिक्सेशन होगा। उसके बाद होगा यहाँ पर रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की एडिशन होगी। रीजनरेशन में फेज रीजनरेट, दोबारा से जो रूबिस्को हमने यूज किया, हमने ये प्रोसेस करने के बाद दोबारा उसे जनरेट करना है, क्योंकि हमने वापस भी तो देना है ना, हम नाइंसाफी तो नहीं करेंगे ना उसके साथ। तो ये भी बात होती है कि हम उसके साथ कोई बिना वजह का मजाक नहीं करेंगे। हाँ, क्लियर है। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है? कार्बन फिक्सेशन का प्रोसेस है। यहाँ पर 6 ATP कन्वर्टेड इनटू 6 ATP यहाँ पर होंगी, सही। याद हुआ आप लोगों को, सही। अब ये यहाँ पर बचेंगे 3 मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर दोनों साइड आगे फॉस्फेट अटैच हो जाएंगे। 1 पे भी फॉस्फेट अटैच हुआ और 3 पे भी फॉस्फेट अटैच होगा, तो ये 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा। यहाँ तक कार्बन फिक्सेशन का प्रोसेस होता है कंप्लीट। और यहाँ से अब शुरू होता है यहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस। अब यहाँ से शुरू होगा। यहाँ से बच्चों क्या होगा? यहाँ से जो COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये चेंज हो जाएगा किसमें? PgL में, एल्डिहाइड ग्रुप में यहाँ पर, क्योंकि हमें फॉस्फोग्लिसरॉल एल्डिहाइड है। फिर यहाँ से हमें इसके बच्चों याद रखिएगा 5 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। अब बच्चों देखें, एक पूरा ग्लूकोज बनने के लिए 6 PgAl के मॉलिक्यूल होने चाहिए, सही। लेकिन तो हमने सिर्फ 3 PgL के मॉलिक्यूल बना रहे हैं यहाँ पर, तो ये एक हाफ ग्लूकोज होगा, सही है। तो यहाँ पर ये जो हमें 5 मॉलिक्यूल्स PgL के मिले, 5 मॉलिक्यूल्स, कुछ यहाँ पर चले जाएंगे और कुछ यहाँ पर, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर यूटिलाइज हो जाएगा। और दूसरा जो मॉलिक्यूल्स है PgL के जो 3 यहाँ पर 5 बचे, सही, 5 मॉलिक्यूल। अब ये जो 5 मॉलिक्यूल है, ये 3 ATP,
से वो कन्वर्ट हो जाएंगे, 3 एटीपी बना लेंगे। और उसकी हेल्प से ये दोबारा से उसने जो मॉलिक्यूल लिया है रोबेस्को का कुछ यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएंगे, और उसने जो रोबेस्को है वो दोबारा से क्या बना देंगे, वापस बना देंगे। तो 3 पीजीएल के मॉलिक्यूल के अंदर कितनी एटीपी लगी? अब देखिए, एक केल्विन साइकिल में एक पीजीएल बना है, एक पीजीएल बना है, ये रीजनरेशन की फेज है यहाँ से, सही है, जहां से दोबारा वो इंग्रेडिएंट जो हमने यूज किया था हम दोबारा से उसे क्या करें, वापस करें। हाँ, एक पीजीएल बनता है एक केल्विन साइकिल में, और एक पीजीएल में जो एटीपी यूज होती है वो कितनी होती है, 3 एटीपीज यूज होती हैं। अगर ये केल्विन साइकिल दोबारा से घूमेगी तो 3 को मल्टीप्लाई करें 3 से, कितने होंगे, 6। अगर ये केल्विन साइकिल, मेरे बच्चे याद रखें, अगर ये केल्विन साइकिल तीसरी मर्तबा घूमेगी तो 3 पीजीएल के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और उसमें एटीपी पहले कितने, 3 को मल्टीप्लाई किया था 3 से, कितने हुए थे, 6। अब उसमें दोबारा से 3 और मल्टीप्लाई कर दें, कितने हो गए, टोटल 9 एटीपी हो गए। तो 3 दफा जब केल्विन साइकिल घूमती है तो 3 पीजीएल के मॉलिक्यूल 3 कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती हैं। तो याद रखिएगा, जब 3 दफा केल्विन साइकिल घूमेगी 9 एटीपी इन्वेस्ट होंगे, उसके बाद 6 NADPH बनेंगे, 9 एटीपी लगेंगे और 6 NADPH लगेंगे। ये हाफ ग्लूकोज है, 3 पीजीएल के मॉलिक्यूल। अगर कंप्लीट आपने ग्लूकोज बनाना है तो 9 को मल्टीप्लाई कर दे 2 से, 18 एटीपी लगेंगे एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। और अगर 6 NADPH की बात करूं तो अगर ग्लूकोज के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12 NADPH लगेंगे। मैं एक बार और रिवाइज करती हूँ, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखें स्टूडेंट्स, अब ये जो डार्क रिएक्शन है इसे आप दूसरा कहते हैं केल्विन साइकिल। क्यों केल्विन साइकिल कहते हैं? क्योंकि साइंटिस्ट की बेस है। उसके बाद डार्क रिएक्शन को हम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि बच्चों इसके अंदर लाइट की जरूरत नहीं होती। जो लाइट रिएक्शन में से जो प्रोडक्ट्स बने हैं, ATP इज अ करेंसी ऑफ द एनर्जी, और रिड्यूसिंग कंपाउंड जो NADPH, ये केल्विन साइकिल के अंदर जाएंगे, वहां पे यूटिलाइज हो जाएंगे। फिर केल्विन जो साइकिल है उसके अंदर एक कार्बन का मॉलिक्यूल आएगा, वो आगे यूटिलाइज होगा कार्बन डाइऑक्साइड में, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो जाएगी 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में, जिसको हम फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड कहते हैं, एक शुगर। उसके बाद ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, इसमें 2 छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। आगे मेरे बच्चे देखिए, यहाँ पर इसमें 3 स्टेप्स होते हैं केल्विन साइकिल के, एक कार्बन फिक्सेशन, एक रिडक्शन, एक रीजनरेशन। अब ये जो कार्बन फिक्सेशन है, इसमें जो इनऑर्गेनिक कार्बन डाइऑक्साइड है ये चेंज हो जाती है, ऑर्गेनिक मटेरियल का पार्ट बन जाती है। उसके बाद है रिडक्शन, जब इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो, ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। अब रीजनरेशन, रीजनरेशन एक ऐसी फेज होती है जो हमने 5 कार्बन वाला मॉलिक्यूल रुबिस्को, हमने रुबिलोस बाइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म आप लिख लें मेरे बच्चे, आप बोले नहीं मैम ने लिखी नहीं, रुबिलोस, रुबिलोस बाइफॉस्फेट, सही है मेरे बच्चे। तो यहाँ पर देखते हैं रुबिलोस बाइफॉस्फेट, इतना क्लियर है मेरे बच्चे। यहाँ पर मैंने आपको सारा समझा भी दिया है। यहाँ से सबसे पहले जो रुबिलोस बाइफॉस्फेट है 5 कार्बन, यानी कि 5 कार्बन वाले, लेकिन हमने सिर्फ 3 मॉलिक्यूल बनाने तो हम 3 ले रहे हैं यहाँ पर, और इन्वायरमेंट से 3 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर फिक्स हो रही है बाय द हेल्प ऑफ द रुबिस्को एंजाइम। उसके बाद यहाँ से कार्बन फिक्सेशन हो रही है, 6 मॉलिक्यूल बन के अनस्टेबल है तो 3 में टूट रहे हैं फॉस्फोग्लिसराइड में। उसके बाद यहाँ पर 6 ATP कन्वर्टेड इनटू 6 ATP। फिर यहाँ से बच्चों ये जो 3 मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर 2 फॉस्फेट अटैच हो जाएंगे, बाइफॉस्फोग्लिसराइड हो जाएगा। उसके बाद ये एल्डिहाइड का ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव होकर एल्डिहाइड का लगेगा, ये लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो गया, लॉस हो गए, तो यहाँ पर हो गई रिडक्शन की फेज, सही है मेरे बच्चे। फिर आगे हमारे 5 मॉलिक्यूल्स बने। फिर इस तरीके से एक पीजीएल के लिए हमारी केल्विन साइकिल, एक केल्विन साइकिल में 1 पीजीएल, फिर दूसरी केल्विन साइकिल में 2 पीजीएल, तीसरी केल्विन साइकिल में 3 पीजीएल बनते हैं। और एटीपी, एक जो केल्विन साइकिल है उसमें 3 एटीपी लगती हैं, दूसरी में याद रखिएगा, दूसरी में भी 3, तीसरी में भी 3, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे 9 एटीपी। प्लस मत कीजिएगा, प्लस करेंगे तो आंसर गलत आएगा, सही क्लियर है। मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई टू 3, 3 मल्टीप्लाई टू 3। और अगर पूरा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाना है तो उसके अंदर याद रखिएगा 18 एटीपी बनेंगे, और NADPH कितने बनेंगे, 12 NADPH के मॉलिक्यूल्स बनेंगे।
तो बच्चों याद रखिएगा, ये थी आपका डार्क रिएक्शन। अब आगे हम चलते हैं कि हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस। प्रीवियसली बच्चों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, इसके अंदर मैंने फोटोसिंथेसिस के बारे में आपको बताया था। उसके अंदर मैं आपको बार बार एक ही चीज बता रही थी कि फोटोसिंथेसिस अपोजिट होता है रेस्पिरेशन का, ऐसे ही रेस्पिरेशन अपोजिट होता है फोटोसिंथेसिस का। सही है, क्लियर है? अब स्टूडेंट देखिए, रेस्पिरेशन क्या होती है। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, इसके अंदर जो हमारा ऑर्गेनिक फूड होता है वो टूटता है और वहां से हमें एटीपी रिलीज होती है। उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं, ये एक ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव प्रोसेस है जिसके अंदर ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, वो टूटकर एटीपी को रिलीज करते हैं। अब जो क्या होता है, जब हम बीमार होते हैं तो हम बाहर से कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे होते, हम अपना खाना, अपनी रोटी वो वगैरह वो नहीं खा रहे होते। सही, हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, तो हम कार्बोहाइड्रेट इतने नहीं ले रहे होते, तो हमारी बॉडी को तो खाना चाहिए। तो अब हमारी बॉडी क्या करेगी? तो हमारी जो बॉडी के अंदर फैट होगा, जब हम कुछ नहीं खाएंगे तो वो अपना खाना हमारा वहां से पूरा हो जाएगा। जब उस बंदे के ऊपर कोई चर्बी नहीं है, वजन ही नहीं है, तो उसके प्रोटीन जब यूज होंगे वो खत्म हो गए तो वो मर जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। आप लोगों के पास जो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो ये सब है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स, और उसमें जो एनर्जी है वो आपकी ग्लूकोज। अब जो ग्लूकोज है वो जब 6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, यहाँ पर कोई सनलाइट नहीं होती, तो यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है, और यहाँ पर 36 एटीपी बनते हैं रेस्पिरेशन के अंदर। कौन सी रेस्पिरेशन? एरोबिक रेस्पिरेशन। हमारे पास रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स होते हैं, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी रेस्पिरेशन होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन का हम इस्तेमाल करते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी रेस्पिरेशन होती है जिसके अंदर ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता, ऑक्सीजन के बगैर परफॉर्म होती है। इस वजह से हम इसे एनएरोबिक रेस्पिरेशन कह रहे हैं। अब याद रखिएगा, आप लोगों की जो रेस्पिरेशन है उसके 3 स्टेप्स हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को कुछ चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अब आपकी जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन है, जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, फिर ये क्या होता है बच्चों? जब ऑक्सीजन नहीं होता ना, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में एक प्रोसेस होता है, इसको आप बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। जहां पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा, कोई तो प्रोसेस होगा जहां पर फर्मेंटेशन। अब आरबीसीज के अंदर ऑक्सीजन हमारी मौजूद नहीं है, क्योंकि वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनिकली प्रेजेंट नहीं है आरबीसीज के अंदर। सो इस वजह से वो अपनी एटीपी कहां से लेते हैं? तो वो एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं, केमिकली ब्रेक डाउन करते हैं। फर्मेंटेशन इट इज अ केमिकल ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स की। तो बच्चों, फर्मेंटेशन 2 तरीके से होती है एनएरोबिक। एक आप लोगों के पास याद रखिएगा, एक होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और एक होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये चीज मेरे बच्चे याद रखिएगा। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन क्या होती है? इंसान है, इंसान की मसल्स के अंदर होती है, योगर्ट है, दही है, कर्डिंग भी कह सकते हैं दही को, वहां पर भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है। उसके बाद अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक बच्चों जो आपकी फर्मेंटेशन होती है, ये आपका यीस्ट करता है, आपका जो बैक्टीरिया होता है वो ये काम करता है। क्लियर है? यीस्ट बैक्टीरिया जो होता है वो अल्कोहल की क्या होती है? फॉर्मेशन जो होती है वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये चीज आपने याद रखनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों, ये वाली चीज जो आपकी लैक्टिक एसिड, अब देखें आप इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से आप इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इंटेंस एक्सरसाइज करने से क्या होता है, इस तरीके से कभी कभी हम करते हैं ऐसे से, जब हमारा वेट इंक्रीज होता है, तो वैसे भी करनी चाहिए बॉडी के अंदर, मॉर्निंग में करनी चाहिए, वो बहुत अच्छी होती है। सो इसके अंदर बच्चों क्या होता है, हम ऑक्सीजन की डिप्लेशन हो जाती है, ऑक्सीजन इतनी ज्यादा नहीं आ रही होती, तो ऑक्सीजन की इतनी ज्यादा ना आने की वजह से हमारी बॉडी एरोबिक रेस्पिरेशन को परफॉर्म करती है। अब वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्यों नहीं करती? एनएरोबिक रेस्पिरेशन ही कर रही है मसल्स के अंदर बच्चों, तब हम भाग रहे होते तो हम इतनी ऑक्सीजन नहीं ले रहे होते, तो हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन हमारी मसल्स के अंदर हो रही होती है। और जैसे ही बच्चों हम कोई ढक्कन के अंदर दही को बंद कर देते हैं, तो दही को बंद करने से मेरे बच्चे होता क्या है, क्या होता है?
हम एक दूध रखते हैं, दूध के अंदर प्याला देते हैं, सुबह उठते दही कैसे बन जाता है? क्योंकि बैक्टीरिया होते हैं वहां पर होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्लियर है? क्या हो रहा है मेरे बच्चे? क्लियर हो रहा है ना? तो ये वाली चीज को आपने याद रखना है। ये दो फर्मेंटेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर सकती हैं। तो मैं यहाँ पर इसको मिटाना चाहूंगी क्योंकि हमने आगे चलना है। हाँ, आगे चलना है। आई होप यू अंडरस्टैंड बच्चा, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो चले 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 मेरे बच्चे, चले चले, हम गाड़ी चला रही हैं, चले। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें, एरोबिक रेस्पिरेशन, जहां पर ऑक्सीजन मौजूद होता है। अब रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स होते हैं। एक होती है ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरी आप लोगों के पास होती है क्रेब साइकिल। तीसरी आप लोगों के पास होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये 3 स्टेप्स होते हैं रेस्पिरेशन के, जो कि हम अलग अलग करके एक एक वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, कल हम क्रेब साइकिल पढ़ेंगे, परसों हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ेंगे। तो आज हम सिंप्लीफाई ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आपकी 2 एटीपी बनती है, ज्यादा एटीपी नहीं बनेगी। और जो आपकी क्रेब साइकिल है, इसके अंदर भी 2 एटीपी बनती है। बाकी जितनी भी एटीपी बनेगी वो आपकी बनेगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। क्लियर है? सारी जो कैलकुलेशन होगी वो हम करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। तो ये स्टेप्स है किसके? रेस्पिरेशन। क्लियर है मेरे बच्चे? देख पा रहे हैं ना आप मुझे? तो चलें, ग्लाइकोलाइसिस। मैम आप कहाँ जा रही है? कौन पढ़ाएगा? अब देखिए ग्लाइकोलाइसिस में जो आपका ग्लूकोज, अब देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। सही है? ग्लूकोज का कार्बन के कितने मॉलिक्यूल है? 6 कार्बन। अब 6 कार्बन के ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जब टूटते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट्स में, जो कि 3 कार्बन का होता है। सही? 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट्स में टूटते हैं 6 कार्बन के मॉलिक्यूल। उसके बाद जो नेट गेन एटीपी होती है 2 एटीपी। अब ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कहां पर होकर होता है? ये साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस की 2 फेजेस होती हैं। एक होती है प्रिपरेटरी फेज और दूसरी होती है ऑक्सीडेटिव फेज। अब ये जो प्रिपरेटरी फेज होती है, यहाँ पर 2 एटीपी इन्वेस्ट होती है, यूज होती हैं, और ऑक्सीडेटिव फेज में हमें 4 एटीपी मिलती हैं। ये चीज आपने याद रखनी है, क्योंकि जब हमें बिजनेस करना होता है तो हमें थोड़ा लॉस करना पड़ता है, काफी बार लॉस करना पड़ता है। ऐसे यूट्यूब है, लॉस करते रहो, बस एक बार तुम्हें कुछ समझ आ जाए तुम वहां पर भी जीतोगे। ऐसे ही अगर कोई बिजनेस करना होता है तो तुम्हें भी इन्वेस्ट करना होता है, ऑडियंस को अच्छे तरीके से पढ़ाना होता है ताकि वो आपसे कुछ सीख कर जाए। ये नहीं कि खाली वीडियो हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो स्टूडेंट देखिए, प्रिपरेटरी फेज में 2 एटीपी यूज हुए, ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ 2 फॉस्फोग्लिसरॉल एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में। तो यहाँ तक क्या होगी? एक प्रिपरेटरी फेज होगी, जहां पर पूछा जाएगा एमसीक्यूज में, जब ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 2 फॉस्फोग्लिसरॉल एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल में, तो यहाँ पर बताएं कितनी एटीपी यूज होती हैं। तो आप बोलेंगे 2 एटीपी यूज होती हैं। फिर आपसे कहा जाएगा जब फॉस्फोग्लिसरॉल एल्डिहाइड कन्वर्ट होता है 2 पायरुवेट्स में, वहां पर एटीपी कितनी प्रोड्यूस होती है, कितनी बनती है? 4 एटीपी आप बोलेंगे, और 2 NADPH। और वो जो 4 एटीपी बनी है ऑक्सीडेटिव फेज में, उसमें से 2 एटीपी को हमें माइनस करना पड़ेगा क्योंकि हमने वो तो यूज की है। तो ये हमारे पास क्या है? प्रिपरेटरी फेज है, और ये हमारे पास क्या है? ये प्रिपरेटरी फेज है, ये ऑक्सीडेटिव फेज है। इतना आप लोगों को क्लियर है? अब ये हम सारा यहाँ पर प्रोसेस लिखा हुआ है, 1 बाय 1 हम इसे पढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपके पास आ गई हूँ। अब स्टूडेंट ये है ऑक्सीडेटिव फेज, और ये है प्रिपरेटरी फेज, और ये है ऑक्सीडेटिव फेज। क्लियर हुआ मेरे बच्चे? तो यहाँ पर मेरे बच्चे देखें, कहाँ पर थे मैम? यहाँ पर थी आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं कि हमारे पास ये ग्लूकोज के 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज आगे कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, यानी कि इसके साइड क्या हो जाएगा? एक फॉस्फेट आ जाएगा। सही? 6 जगह पे एक फॉस्फेट आ जाएगी, ग्लूकोज क्या हो जाएगा? फॉस्फेट हो जाएगा। फिर ग्लूकोज अपने आइसोमर्स में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये अभी अनस्टेबल हो गया, तो ये मैंने फ्रक्टोज में आइसोमर्स में होगा। आइसोमर उसे कहते हैं जिसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो। उसके बाद देखिए मेरे बच्चे, यहाँ पर ये 6 मॉलिक्यूल्स होंगे फ्रक्टोज, इसे हम बोलेंगे 6 फॉस्फेट। 6 फॉस्फेट क्यों बोल रहे हैं? इसकी यहाँ पर क्या लगा होता है? फॉस्फेट लगा होता है। उसके बाद ये है, उसके बाद ये कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज, 1 साइड पे एक फॉस्फेट लगा होता है और एक 6 साइड पे फॉस्फेट लगा होता है। इस वजह से हम कहते हैं इसको फ्रक्टोज 1,6 बाय फॉस्फेट।
उसके बाद ये जो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है ये अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है? अनस्टेबल होता है। तो ये टूट जाता है, दो आइसोमर्स में टूट जाता है। एक होता है हमारे पास DHAP और दूसरा होता है PGL। ये DHAP का मतलब है डाई हाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट। उसके बाद PGL का मतलब है फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। ये दो इसके आइसोमर्स बनते हैं। अब बच्चों ये कभी भी याद रखिएगा, एक मेरी बात याद रखिएगा, कभी मत भूलिएगा, ये इसमें से जो यूज करेगी वो करेगा DH को, डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट को करेगा यूज। ये क्या करेगा? जो आपका डाईहाइड्रो एसीटोन फॉस्फेट है उसको कन्वर्ट कर देगा दो PGL के मॉलिक्यूल्स में, दो फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड। अब यहाँ पर जो बने हैं ऑक्सीडेटिव प्रिपरेटरी फेज में दो फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स, ये आगे ऑक्सीडेशन करेंगे और ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे। उसके बाद इनकी साइड में एक थ्री साइड पे फॉस्फेट आके अटैच हो, इस वजह से हम इसे बाइफॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड कह रहे हैं। और यहाँ पर 2NAD के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? कन्वर्ट हो जाएंगे 2NADPH में। सही है। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो 3 मॉलिक्यूल से एक साइड फॉस्फेट है, तो ये कितने मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है PGL के। उसके बाद यहाँ पर ऑक्सीडेटिव फेज आ जाएगी, ये कन्वर्ट हो जाएंगे फॉस्फोइनाइल पायरुवेट में। देखिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड के बाद ये इनोल पायरुवेट्स में क्या हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद अब डिसाइड होगा कि प्रोसेस एरोबिक होगा या एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस होगा। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर पायरुवेट्स, देखिए जो पायरुवेट्स है वो अपनी डिसाइडिंग में है कि अगर ऑक्सीजन मौजूद है तो इस जगह पे हम एरोबिक रेस्पिरेशन करें, और यहाँ पर पायरुवेट्स इंतजार में है कि अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं है तो हम यहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन करें। अभी बताया था एनएरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी रेस्पिरेशन होती है जहां पर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन एक ऐसी रेस्पिरेशन होती है जहां पर ऑक्सीजन मौजूद होता है। इतना क्लियर है आप लोगों को? तो अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो ये एरोबिक होगी, और अगर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगा तो ये एनएरोबिक होगी। कैसा लगा बच्चा? एक बार और रिवाइज कर रही हूँ। देखें, ग्लाइकोलाइसिस की 2 फेजेस होती हैं, एक प्रिपरेटरी और दूसरी ऑक्सीडेटिव फेज। प्रिपरेटरी फेज के अंदर आपके 2 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। फिर वही ऑक्सीडेटिव फेज के अंदर 2 फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल है, वहां पर ऑक्सीडेशन हो जाती है और वहां पर ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है, और उसके बाद ये कन्वर्ट होते हैं बाइफॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड में। सही। उसके बाद ये कन्वर्ट होते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोग्लिसरल एल्डिहाइड, फिर ये कन्वर्ट होते हैं फॉस्फोइनाइल पायरुवेट्स में इन द फॉर्म ऑफ जो ऑक्सीडेटिव फेज में। उसके बाद 2 जो पायरुवेट्स के मॉलिक्यूल है वो अब डिसाइड करेंगे कि हमें एरोबिक रेस्पिरेशन करनी है या फिर एनएरोबिक रेस्पिरेशन करनी है। सो इतना आप लोग नोट करें। तो हमारा टॉपिक हुआ एंड, जिसका नाम था रेस्पिरेशन। अब हम पढ़ते हैं हमारे पास क्रेब्स साइकिल क्या होती है। कि हमारे पास क्रेब्स साइकिल क्या होता है। बच्चों, क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करने के लिए आपको करनी पड़ती है ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट्स करनी पड़ती है, जहां पर आपको एक सिग्नल देना पड़ता है। जैसे कि याद रखिएगा मेरे बच्चे, याद रखिएगा, एक रिमोट को चलाने के लिए उसके लिए आपको सेल का होना जरूरी है। अगर सेल नहीं होगा तो आप जितना भी एलसीडी के अंदर प्रेस करते जाएंगे रिमोट को, वो नहीं चलेगा। ऐसे ही बच्चों आपकी क्रेब्स साइकिल के जब बच्चों आप लोगों के पास एक कोएंजाइम एसिटाइल कोएंजाइम नहीं बनेगा तब तक आप क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट नहीं कर सकते। आपको क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करने के लिए मेरे बच्चे आपको एक सिग्नल की जरूरत पड़ेगी। वो सिग्नल क्या है? जो आप ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट से 2 एसिटाइल कोएंजाइम बच्चों आप लोगों को बनाना पड़ेगा। सही। अब देखें इंट्रोडक्शन में क्रेब्स साइकिल। बच्चों, क्रेब्स साइकिल को आप कहते हैं, याद रखिएगा, क्रेब्स साइकिल को हम ट्राई कार्बो ओजलिक साइकिल भी कहते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है। और आपकी जो क्रेब्स साइकिल है, आप उसे ऑक्साइलो एसिडिक साइकिल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो पहला कंपाउंड बनता है वो ऑक्साइलो एसीटेट बनता है। ये चीज आपने याद रखनी है। और क्रेब्स साइकिल कहाँ पर ओकर होती है? ये हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस ऑफ द सेल है, उसके मैट्रिक्स के अंदर
बच्चों आपकी क्या होती है, क्रेब्स साइकिल परफॉर्म होती है। क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस कहाँ चलता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का जो फ्लूइड है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो फ्लूइड है, मैट्रिक्स से एक तरह का उसका न्यूक्लियस है, मैट्रिक्स है, उसको वहां उसके अंदर बच्चों आपकी क्या होती है, क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होता है। लेकिन ये क्रेब्स साइकिल इतनी आसानी से नहीं होती। कैसे होती है मैम, फिर वो आप बता दें। बच्चों क्रेब्स साइकिल में आप लोगों को मैंने ग्लाइकोलाइसिस बनाया था कि ग्लूकोज का कन्वर्ट होना 2 पायरुवेट्स में। ये प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। अब आपका जो ग्लाइकोलाइसिस है मेरे बच्चे, याद रखिएगा, 2 पायरुवेट्स कन्वर्ट होंगे 2 एसिटाइल कोएंजाइम में। कैसे, वो 2 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से क्या होंगी, रिमूव हो जाएंगी, और यहाँ पर 2 NAD कन्वर्ट हो जाएंगे 2 NADPH में। तो वहां पर एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये कैसे बनता है, ये ऑक्सीडेशन जब हम करते हैं पायरुवेट्स की, तब ये हमारे पास एक कोएंजाइम तैयार होता है। इसको हम कहते हैं एसिटाइल कोएंजाइम। एसिटाइल कोएंजाइम कहते हैं, सही है। एसिटाइल कोएंजाइम बच्चों ये तरह का कनेक्शन होता है, लिंक होता है, बिटवीन होता है। किसके बिटवीन होता है, ये ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल के बिटवीन एक तरह का लिंक होता है, एक तरह का सिग्नल होता है, और इसी सिग्नल से आप चला सकते हैं क्रेब्स साइकिल को। तो चलिए क्रेब्स साइकिल को समझते हैं। अब हमारे पास ये जो क्रेब्स साइकिल है, क्रेब्स साइकिल के अंदर देखें, गौर से देखिएगा। अब ये 4, अब आपको ये नाम याद करना बहुत मुश्किल लगेंगे अभी शुरू में आप पढ़े ना, जब 10-12 बार पढ़ेंगे तो ये हलवा हो जाएगी। ऐसे कि आप याद करें, CINO सम स्पेशल फॉर्मूला मेकिंग ऑप्शन। ये तो बच्चों हलवा है, इसे आप लोग याद कर लें, कॉन्सेप्ट मजा आ जाएगा। देखें C से क्या है, CINO, C से है ऑक्साइलो एसीटेट, यानी कि ऑक्साइलो एसीटेट। फिर देखें यहाँ सिट्रेट, आइसो सिट्रेट, C से क्या है, सिट्रेट, फिर आइसो सिट्रेट, फिर उसके बाद K से क्या है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, उसके बाद S से क्या है, सक्सिनाइल कोएंजाइम, फिर S से क्या है आप लोगों के पास, सक्सिनेट, फिर उसके बाद F से क्या है, फ्यूमरेट, M से क्या है, मालेट, O से क्या है, ऑक्साइलो एसीटेट। भाई बच्चों ये तो इतनी अच्छी ट्रिक है, देखिए तो सही आपको कैसे याद हुआ है। देखिए C से क्या है, सिट्रेट, I से क्या है, आइसो सिट्रेट, जो कि आइसोमर है सिट्रेट का, उसके बाद K से क्या है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट, उसके बाद S से क्या है, सक्सिनाइल कोएंजाइम, उसके बाद यहाँ पर S से देखें क्या है, सक्सिनेट, उसके बाद यहाँ पर F से क्या है, फ्यूमरेट, उसके बाद बच्चों M से क्या है, मालेट, उसके बाद O से क्या है, ऑक्साइलो एसिटेट। CINO सम स्पेशल फॉर्मूला मेकिंग ऑप्शन, ये बस याद कर लें, क्रेब्स साइकिल हलवा हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें, अब देखें, याद रखें मेरे बच्चे, गौर करें यहाँ पर। अब जो कोएंजाइम है वो एक तरह का रिमोट का, जैसे यहाँ पर सेल होते हैं, ऐसे ये काम करता है। अब देखें ये यहाँ पर जो कोएंजाइम है उसको हम इंटर करवाएंगे क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो जब वो इंटर हो जाएगा सिट्रेट के अंदर, तो वहां पर वो अपना काम करके फिर उसे सिट्रेट क्या कर देगा, वहां से रिलीज कर देगा। सही है ना, जब ऑक्साइलो एसीटेट के अंदर कोएंजाइम आया है, अब सिट्रेट से जाने के पहले उसे उस एंजाइम को रिलीज करना पड़ेगा, कोएंजाइम को। उसके बाद बच्चों सिट्रेट अपने आइसोमर्स में कन्वर्ट होगा, इसका नाम है आइसो सिट्रेट। बच्चों ये 6 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 1 2 3 5 6 सिट्रेट, आइसोसिट्रेट भी 6 वाला होता है। और उसके बाद बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, यहाँ पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है, ये चीज आपने याद रखनी है आइसोसिट्रेट के अंदर। उसके बाद ये भी बच्चों 1 2 3 4 5 ये भी 6 वाला कंपाउंड है, जो क्या है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट है, ये चीज आपने याद रखनी है, सही है, अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। एक कार्बन डाइऑक्साइड कब रिलीज हुई है, जब सिट्रेट को हम आइसो सिट्रेट में कन्वर्ट करें तो एक कार्बन डाइऑक्साइड यूज हुई, आइसो सिट्रेट को अल्फा कीटो ग्लूट्रेट में करें तब भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई, और NAD कन्वर्ट हो गया NADPH में यहाँ पर। उसके बाद एक और है सक्सिनाइल कोएंजाइम, ये 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। यहाँ पर जो गवानीन ट्राइफॉस्फेट है वो कन्वर्ट होगा
एटीपी प्लस फॉस्फेट जब बनाएगा वहां पर बनेगी एटीपी। और यहाँ दोबारा से जो हमने रिमूव किया था ऑक्सैलो एसीटेट में, जैसे कोएंजाइम गया था सिट्रेट में आते वक्त हमने उसे रिलीज करवा दिया, बाहर फेंक दिया, वो दोबारा से हम इसे इंटर करवाएंगे इसी कोएंजाइम को। दोबारा से हम इसी कोएंजाइम को यहाँ पर इंटर करवाएंगे और इंटर करवाने से बच्चों इसे कन्वर्ट करवाएंगे सक्सीनेट में, क्योंकि ये बहुत पावरफुल कंपाउंड होता है। सक्सीनाइल जैसे ही कन्वर्ट हुआ है ना सक्सीनेट, तो ये बहुत पावरफुल कंपाउंड है। इस वजह से हम कोएंजाइम को यहाँ से इंटर करवा रहे हैं। एटीपी प्लस फॉस्फेट ये क्या बन रहा है, एटीपी। ये चीज आपने याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका सक्सीनेट है वो का कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूमरेट में। किसमें? फ्यूमरेट में यहाँ पर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर FAT कन्वर्ट हो जाएगा FATH2 में, फ्यूमरेट। उसके बाद बच्चों ये यहाँ पर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मालेट में। ये भी 4 कार्बन वाला कंपाउंड है। उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्सैलो एसीटेट में। सही, यहाँ पर याद रखिएगा लिंक रिएक्शन के अंदर 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हुई और 2 NADPH लगे। सही, और उसके बाद यहाँ पर 4 कार्बन डाइऑक्साइड गई, 2 बच्चों देखें, क्योंकि एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए आपकी क्रेब्स साइकिल 2 मरतबा चक्कर लगाती है। तो 2 मरतबा के लिए एक क्रेब्स साइकिल के अंदर 2 कार्बन डाइऑक्साइड लगती हैं। और 2 क्रेब्स साइकिल जब चलती हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल को बनाने के लिए 2 बार क्रेब्स साइकिल को चलना होता है, तो एक क्रेब्स साइकिल से MCQs आता है कितनी, MD गेट में आता है, एक क्रेब्स साइकिल में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड लगती है, आपने बोला है 2, नीच में भी आता है। उसके बाद NADPH, एक क्रेब्स साइकिल में 3 NADPH लगते हैं, और हम क्रेब्स साइकिल हमारी 2 बार चलती है, इस वजह से 6 NADPH लगते हैं। और एक आप देख रहे हैं FADH2 लगा है एक क्रेब्स साइकिल में। 2 क्रेब्स साइकिल होंगी तो 2 FADH लगेगा। आप देख रहे हैं कि पूरी क्रेब्स साइकिल में 1 ATP बनी है, और 2 क्रेब्स साइकिल्स में कितनी ATP बनेगी, 2 ATP बनेगी। ज्यादा जो हम कैलकुलेशन करेंगे, ज्यादा जो ATP बनेगी, याद रखिएगा मेरे बच्चे, वो आप लोगों के पास बनेगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। एक बार और क्रेब्स साइकिल को रिवाइज करते हैं। क्रेब्स साइकिल को हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और उसके बाद जो आपकी क्रेब्स साइकिल है, सिट्रिक एसिड साइकिल भी हम लोग कहते हैं। ये चीज आपने याद रखी है, ये भले आप नाम नहीं याद कीजिएगा। और ये कहाँ पर होती है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। इसे हम ऑक्सैलो एसिड साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पहला कंपाउंड बनता है वो ऑक्सैलो एसीटेट बनता है। उसके बाद एक सिग्नल की जरूरत होती है क्रेब्स साइकिल को स्टार्ट करवाने के लिए, वो होता है एसिटाइल कोएंजाइम। उसके बाद यहाँ पर याद रखिएगा हम कोएंजाइम को इंटर करवाते हैं, ऑक्सैलो एसीटेट में इंटर होता है, फिर वहां से हम रिलीज कब करते हैं, सिट्रेट आइसोमर्स में। सिट्रेट का आइसोमर होता है, आइसोमर वो होता है जिसकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, वो कन्वर्ट होगा आइसोसिट्रेट में। जो वो आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होगा तो याद रखिएगा वो 6 मॉलिक्यूल्स होगा, 6, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी, वो कन्वर्ट होगा अल्फा कीटो ग्लूटारेट में। तो यहाँ पर अल्फा कीटो ग्लूटारेट में भी यही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी NAD प्लस NADPH में। उसके बाद वो सक्सीनाइल कोएंजाइम में। अब बच्चों ये बहुत पावरफुल है, इसके लिए हमें दोबारा वो जो यहाँ से हमने रिमूव करवाया था एसिटाइल कोएंजाइम, दोबारा यहाँ पर हमने एंटर करवाना पड़ेगा। तो ATP प्लस फॉस्फेट ये बनाएंगे ATP। देखिए यहाँ पर बनेगा पहले पावरफुल गवानीन ट्राइफॉस्फेट, वो फिर ATP को एक फॉस्फेट आ जाएगा जो कन्वर्ट कर देगा ATP में। उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा सक्सीनेट में, और सक्सीनेट में कन्वर्ट होगा ये जब FADH2 में होगा तो फ्यूमरेट कन्वर्ट होगा मालेट में, मालेट कन्वर्ट होगा ऑक्सैलो एसीटेट में। तो ये थी स्टूडेंट्स आपकी क्रेब्स साइकिल। आई होप यू अंडरस्टैंड, इसको कॉपी कर लें आप लोग। तो वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे जहां पर ATP बनती है। ATP, अब देखो हमने इतने सारे प्रोसेसेस पढ़े हैं, उसके अंदर ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 2 ATP बनी, क्रेब्स साइकिल के अंदर 2 ATP बनी। उसके बाद जो भी कैलकुलेशन होती है वो हम करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो देखिए मेरे बच्चे, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट की चेन है ये। क्या ये क्लस्टर होता है, जोड़ा होता है, ग्रुप होता है प्रोटीन्स का, जिसमें क्या होता है, प्रेजेंट होती है। कहां पर ओकर होता है,
होती है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में होती है। वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं और एटीपी को बनाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड माय बच्चा। तो देखिए भाई, ये देखें फॉर एग्जांपल, ये आप लोगों के पास क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। देखें माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को आप जानते होंगे, इसके हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास अपना डीएनए होता है और इसके पास अपने राइबोसोम्स होते हैं। ये खुद मुख्तियार होता है स्टूडेंट्स, ये खुद मुख्तियार होता है क्योंकि इसके पास डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं अपने, क्योंकि ये एटीपी को बनाता है। उसके बाद याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया की एक होती है आउटर मेम्ब्रेन मेरे बच्चे, और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की होती है इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर उसका क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, याद रखिएगा। और जो आपकी क्रेब्स साइकिल चलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में चलती है। यहाँ पर देखिएगा आप लोग, ये मैट्रिक्स के अंदर हमारा क्या होता है, क्रेब्स साइकिल का प्रोसेस होता है। उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है। क्लियर हुआ। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे चलती है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस भी पाया जाता है जिसको हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आई होप आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी क्लियर हो गया हो। इनर मेम्ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉन वहां से ट्रांसपोर्ट होते हैं और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होने की वजह से आपकी एटीपी वहां पर बनती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिएगा, ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमारी 2 एटीपीज बनती हैं। एटीपी स्टैंड फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद हमारे पास क्रेब्स साइकिल के अंदर कितनी एटीपी बनी थी, 2 एटीपी बनी थी। उसके बाद बाकी जो हम एटीपी बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और ये देखिए, ग्लाइकोलाइसिस से क्रेब्स साइकिल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बच्चों ये क्या होती है, ये एक तरह की डायरेक्ट ब्रेकडाउन होती है सबस्ट्रेट की, यानी कि सबस्ट्रेट को डायरेक्टली तोड़ दिया जाता है, वो जैसे कि हमारा ग्लूकोज हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखें 2 NADP जो NADH ग्लाइकोलाइसिस में हमारे थे और उसके बने थे, और 8 NADH और 2 FADH2 ये हमारे बने थे क्रेब्स साइकिल के अंदर। किसमें बने थे, क्रेब्स साइकिल के अंदर बने थे। आई होप यू अंडरस्टैंड मेरे बच्चे। ये चीज आपने क्या करनी है, याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन क्या होती है, हमने अभी सबसे लेवल फॉस्फोराइलेशन पढ़ा था बच्चों। यहाँ पर जो आपका NAD है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2 हाइड्रोजन होते हैं। फिर यहाँ से NAD आता है और यहाँ से हाइड्रोजन आता है, ये बन जाते हैं NADH2। तो ये होती है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। उसके बाद वेरियस ये इन्वॉल्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर होते हैं। वो बच्चों आपके पास फ्लेवोप्रोटीन होता है, FMN जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद एक होता है FE डॉट लिखते हैं और S, इसे हम कहते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन। उसके बाद एक एंजाइम होता है, उसे हम कहते हैं जो कि इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, उसको हम कहते हैं यूबीक्विनोन। उसके बाद एक साइटोक्रोम भी होता है, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। सही। आई होप आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा समझ आया हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आपके जो प्रोटीन्स है ना मेरे बच्चे, वो 4 कॉम्प्लेक्स में अरेंज है। कितने, 4 कॉम्प्लेक्स में अरेंज है, ये चीज आपने याद रखनी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ी नॉइज आ जाती है, बाइक वाले अंधे हुए पड़े। तो यहाँ पर जो प्रोटीन्स है उसे 4 कॉम्प्लेक्स में अरेंज किया गया है। सही है। अब ये कॉम्प्लेक्स A है, ये कॉम्प्लेक्स 2 है, ये कॉम्प्लेक्स 3 है, ये कॉम्प्लेक्स 4 है। कॉम्प्लेक्स जो 1 है, कितने कॉम्प्लेक्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, आपने बोलना है 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, याद रखिएगा। एक कॉम्प्लेक्स में आप लोगों के पास क्या होता है, फ्लेवोप्रोटीन, और क्या होता है, आयरन सल्फर। स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों ने देखना है कि हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स जो 1 है वहां पर फ्लेवोप्रोटीन होता है और आयरन सल्फर प्रोटीन होता है। कॉम्प्लेक्स 2 के अंदर आयरन सल्फर प्रोटीन होता है। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 3 में साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम B, आयरन सल्फर एंड साइटोक्रोम C1 होता है। कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3 होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला बच्चों एक एंजाइम होता है,
उस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, यूबिक्विनोन बोलते हैं। और कॉम्प्लेक्स 3 और कॉम्प्लेक्स 4 को अटैच करने वाला जो होता है वो साइटोक्रोम सी होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखना है कॉम्प्लेक्स 1 में क्या होता है, NAD प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन ये मिलते हैं तो NADH बनाते हैं, सही, NADH। अब NADH अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो देता है कॉम्प्लेक्स 1 को। NADH मेरे बच्चे देखें, NADH जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, मेन कॉन्सेप्ट तो यही है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा। तो याद रखिएगा NADH वाला है जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को देगा कॉम्प्लेक्स 1 में। अब कॉम्प्लेक्स 1 डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स 2 को नहीं देगा, कॉम्प्लेक्स 1 कभी भी अपने कॉम्प्लेक्स 2 को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। बीच में एंजाइम होगा जिसको हम कहते हैं यूबिक्विनोन, यूबिक्विनोन को देगा, यूबिक्विनोन आगे देगा FADH2 को, फिर FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन देगा कॉम्प्लेक्स 2 को, फिर ये देगा अपने इलेक्ट्रॉन किसको, कॉम्प्लेक्स 2 को मेरे बच्चे देगा। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है, दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ द क्रेब्स साइकिल कि कॉम्प्लेक्स NADH अपने इलेक्ट्रॉन देगा कॉम्प्लेक्स 1 को और कॉम्प्लेक्स 1 अपने इलेक्ट्रॉन देगा यूबिक्विनोन एंजाइम को। बट एंजाइम डायरेक्टली कॉम्प्लेक्स 2 को नहीं देगा, वो FADH2 को देगा, फिर FADH2 इलेक्ट्रॉन देगा कॉम्प्लेक्स 2 को, यहाँ पर आपका आयरन सल्फर है, फिर कॉम्प्लेक्स 2 अपने इलेक्ट्रॉन देगा कॉम्प्लेक्स 3 को, फिर साइटोक्रोम C, फिर ये कॉम्प्लेक्स 4 को देगा। कॉम्प्लेक्स 3 के अंदर साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C होता है, आयरन सल्फर, साइटोक्रोम C। इन दोनों का जो रिश्ता करवाने वाला होता है, बीच में कनेक्शन करवाने वाला होता है, वो होता है साइटोक्रोम C, सही। अब यहाँ पर याद रखिए मेरे बच्चे, जो कॉम्प्लेक्स 4 है उसके अंदर साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3 होते हैं। आई होप यू क्लियर एंड क्लियर ऑल द कॉन्सेप्ट्स। तो इसके इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा मैम, कौन एक्सेप्ट करेगा, कोई जादूगर आएगा यहाँ पर? तो देखें, इसका जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो होता है ऑक्सीजन। क्या होता है मेरे बच्चे? ऑक्सीजन होता है। ये देखें, अब देखो भाई, एक इंसान आया है, कुछ वक्त के बाद उसने दुनिया से बाय बाय करना है, तो ऐसे ही बच्चों इसके लिए भी कुछ होना चाहिए ताकि ये बाहर निकल जाए। तो इस तरीके से बच्चों ये जो कॉम्प्लेक्स 4 है ये अपने देगा फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। यहाँ पर उसका आखिरी जो है वो इसका क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इंतकाम है इसका। तो यहाँ पर देखें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इसका फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, सही, ये बना देंगे वाटर। यहाँ पर आपकी वाटर का यूज होगा, कहाँ पर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ये चीज हमने याद रखी, कहीं भी वाटर का यूज नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड लग रही थी, ये चीज लग रही थी, NADH2 लग रहे थे, ये सारी चीजें लग रही थी, लेकिन वाटर सिर्फ इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या बनता है? पानी बनता है, पानी 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 बनता है ना, पानी बन गया, क्योंकि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या है? ऑक्सीजन है। एक बार और मैं रिव्यू करवा रही हूँ, एक बार और अगेन आई कैन रिव्यू ऑन दिस। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए मेरे बच्चे, कॉम्प्लेक्स 1 इलेक्ट्रॉन्स NADH2 अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा मैम? कॉम्प्लेक्स 1 को देगा। फिर कॉम्प्लेक्स 1 अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा? यूबिक्विनोन एंजाइम को देगा। यहाँ से MCQs क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स 1 और कॉम्प्लेक्स 2 को अटैच करने वाला या कोई प्रोटीन है, या कोई एंजाइम है, या फिर कोएंजाइम है, या कोई एक्टिवेटर है। तो आपने किसके ऊपर टिक लगाना है? यूबिक्विनोन एक एंजाइम काम करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। उसके बाद कॉम्प्लेक्स 2 को इलेक्ट्रॉन कभी भी कॉम्प्लेक्स 1 नहीं देगा, उसे देगा FADH2, सही है ना मेरे बच्चे? तो यहाँ पर वो आगे 3 को देगा, फिर 4 को देगा, फिर फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यहाँ। बट स्टूडेंट्स, अब हमने कीमियोसिस भी तो पढ़नी है, कीमियोसिस भी तो पढ़नी है, उसके लिए अब यही कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन ये इतनी आसान तरीके से प्रोसेस नहीं हो जाता, इतनी आसान तरीके से कामयाबी नहीं मिल जाती। तो यहाँ पर देखिएगा, आसान तरीका यहाँ से कोई भी नहीं होगा, फिर यहाँ से हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी। अभी तो मैंने सिंपल करके आपको ऊपर ऊपर कौन से पढ़ा दिया, अभी तो आसान हो जाएगा, क्योंकि तो अगर मैं आपको वैसे कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाती तो आई होप आपको क्लियर ना होता। ये थोड़ी मुश्किल चेन है लेकिन समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन, देखिए भाई इलेक्ट्रॉन निकले, इतने वो है नहीं अच्छे जितने वो पहले बन रहे हैं। अभी देखिएगा, अभी ट्विस्ट आएगा। तो यार जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से दूसरे कॉम्प्लेक्स में जा रहे हैं ना, दूसरे कॉम्प्लेक्स में आ गए, तो उनकी एनर्जी रिलीज होने से यहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी।
हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी यहाँ पर कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पर भी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई है। अब हमने हाइड्रोजन आयंस को यहाँ से क्या करना है, निकालना है। तो निकालने के लिए यहाँ पर तो कोई एक्सेप्टर ही नहीं बचा, लेकिन बच्चों यहाँ पर एक एटीपी सिंथेज होता है और कोई इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हाइड्रोजन आयन को। तो एटीपी सिंथेज से क्या करता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को यहाँ से निकाल देता है, एटीपी को बना देता है। क्लियर है? अब अगर हम टोटल यहाँ पर अगर काउंटिंग करें तो यहाँ पर देखें मेरे बच्चे 8 NADH है क्रेब्स साइकिल के और 2 NADH किसके हैं, आप लोगों ने देखना है क्रेब्स साइकिल के अंदर 8 NADH बने थे और 2 NADH बने थे। याद रखिएगा, दो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, एक NADH जो होता है NADH वो इक्वल होता है 3 ATP के। यहाँ पर मैं लिखूं थोड़ा सा, देखिए मेरे बच्चे देखिएगा, I can remove something and then I can write it down the concept. So यहाँ पर देखें मैं मिटा रही हूँ। चलें 1 2 3 and go now. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, एक NADH वो बराबर होता है कितने ATP के, आप क्या बोलेंगे, कितने ATP के बराबर होता है, 3 ATP के बराबर होता है। और एक जो FADH है वो बराबर होता है 2 ATP के बराबर होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। हाँ, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सभी आगे भी क्लियर ही रहेगा। अब स्टूडेंट FADH कितने हैं, टोटल 2 हैं और यहाँ पर कितने थे, 8। इसको आप मल्टीप्लाई करते जाएं तो टोटल सारे ATP तो इन्होंने ही बना लिए। अगर 3 को 8 से करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 24 के अंदर फिर आप 3 ऐड करें, देखे ना, 3 6 9 12 15 18, सही 18। अब यहाँ पर कितने, 8, तो 8 तक लगाते हैं, 3 4 5 6, ये हो गए 21, ये हो गए 24, 7 8 24, 24 में फिर 2, 24 में फिर लगेंगे ना तो 27 हो गए और 30 हो गए। टोटल 30 ATP तो यहीं से बन गए, 30 ATP टोटल यहीं से बन गई, 30 ATP इन NADH के मॉलिक्यूल से। बाकी 2 क्या हुए, ये क्रेब्स साइकिल के अंदर ये थे, तो 30 में से 30 में और देखिए ये 2 के बराबर है ना, तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे बाई 2 से कितना हो जाएगा, 4। मैंने कैलकुलेशन ही करके आपको बता दिया। तो टोटल कितने हुए, 34 ATP बने। लेकिन अभी भी हमें 2 चाहिए, तो 2 जो हमने इस्तेमाल किए थे क्रेब्स साइकिल के अंदर अगर करें तो हमारे पास 36 ATP यहाँ पर बन जाते हैं। वैसे तो 34 या 36 ही होते हैं। और देखिए मेरे बच्चे, यहाँ पर आप लोग देखें केमियोसिस क्या होता है। केमियोसिस एक तरह की मूवमेंट होती है आयंस की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से डाउन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हैं आयंस मूव कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन मूव कर रहे हैं सेमी परमिएबल इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट से, तो इसे हम कहते हैं केमियोसिस कहते हैं। एक बार और पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक तरह का क्लस्टर होता है प्रोटीन्स का। माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है वहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं और वहां पे हमारी एटीपी बनती है। जैसे ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP, क्रेब्स साइकिल में भी 2 ATP, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में सारी एटीपी बनी है हमारे पास। तो इससे अगर डायरेक्ट ब्रेकडाउन होती है सबस्ट्रेट की, इससे हम कहते हैं सिंप्लीफाइड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन या ग्लूकोज से क्रेब्स साइकिल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इसे भी हम कहते हैं। उसके बाद 2 NADH हमारे ग्लाइकोलाइसिस के थे और एक आपको NADH बराबर होता है 3 ATP के और एक FADH बराबर होता है 2 ATP के। कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं, बहुत आसान है। अब आपको सारा प्रोसेस बता दिए कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं, प्रोटीन, फ्लेवो प्रोटीन, आयरन सल्फर प्रोटीन, यूबिक्विनोन एंड साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम A3 भी इन्वॉल्व होते हैं। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। उसके बाद इलेक्ट्रॉन, जो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है वो ऑक्सीजन है। फिर उसके बाद बच्चों हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन डाउन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, उसे सिंप्लीफाइड केमियोसिस भी कहते हैं। तो यही प्रोसेस है, सारी जो कैलकुलेशन होती है वो हम करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। सो ये थी हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। सो आगे चलते हैं।